नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से प्लस टू की फिजिक्स कंटिन्यू करवा रहा हूँ आपको। अपने विद्युत विभव का जो चैप्टर है उसे पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसे लिखता हूँ मैं। अपने पढ़ रहे थे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ चुके हैं पहले इसके लिए। और अब अपने क्या कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एक द्विध्रुव मानेंगे। ए और बी एक लाइन है जिसके दो पॉइंट है, एक ए है एक बी है। यह मान लिया माइनस क्यू और प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू आपके पास में दो आवेश है, ठीक है। दोनों आवेशों के मध्य दूरी कुछ भी मान लो, मैं 2a मान करके सोल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को कि इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, 2a। आप लोग चाहो तो d मान सकते हो, ठीक है। d मान करके भी आप लोग इसे हल कर सकते हो। ये मान लिया इसका केंद्र है और इस केंद्र से r थीटा पोजीशन पर आप लोगों को क्या करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को सीधा ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, या आपको बोल दे कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात कीजिए। आपको लैंग्वेज बना करके भी दी जा सकती है। जैसे अगर अपने यहाँ की बात करें तो आप लोगों को बोला जा सकता है कि आपके पास में एक द्विध्रुव है ए और बी। एक जो आपका सिरा ए है वहाँ पर माइनस क्यू रखा हुआ है और जो सिरा बी है वहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ है। तो लैंग्वेज बना करके आपको दिया जा सकता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव से आर थीटा पोजीशन पर स्थित बिंदु पर क्या कीजिए, विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर आपको लैंग्वेज बना करके दी जाती है तब भी ध्यान रखना आपको आर थीटा पहले से ले लेना है। फिर ये द्विध्रुव और आर थीटा पोजीशन है और ये पॉइंट पी है जिस पर आपको क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अपने इसे यहाँ से मिला देते हैं। सबसे पहले थोड़ा आगे की ओर ले रहा हूँ मैं पॉइंट को। ये पॉइंट आपका P है, ठीक है। ये जो दूरी है इसे मैं R1 मान लेता हूँ और यहाँ से इसकी जो दूरी है इसे मैं R2 मान लेता हूँ, ठीक है। R1 और R2 दूरियाँ आ जाएगी यहाँ पर। फिर आगे अपने जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी डायग्राम को अपने आगे बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ लिख देता हूँ, डायग्राम और बनाएंगे अपने आगे। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। और इसी के आगे लिख देता हूँ V1 इक्वल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन R1। विभव का सूत्र क्या होता है, के क्यू अपॉन R होता है, क्यू आवेश होता है और R जो है वो दूरी होती है। यहाँ दूरी कितनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के मध्य दूरी कितनी है, R1 है। यानी जहाँ से आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पॉइंट पर ज्ञात करनी है, उन दोनों के मध्य दूरी लेनी है और उन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, R1 है। तो ये R1 दूरी आपको यहाँ पर लेनी है, ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखिए, आप लोग चाहो तो इसे R1 इसे R2 मान सकते हो, यहाँ प्लस क्यू लिख सकते हो, यहाँ माइनस क्यू लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ कैलकुलेशन बदलेगी परंतु रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। इस दूरी को आप लोग कुछ भी ले सकते हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल एक समान आएगा, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना है आप लोगों को। दोनों पॉइंट लेने, वहाँ से विभव जैसे आप लोगों ने बिंदु आवेश की वजह से किया था, के क्यू अपॉन आर जो फॉर्मूला है उसे लगाते जाना। प्लस का है तो प्लस का लेना, माइनस का है तो माइनस का लेना, क्योंकि यहाँ दिशा वगैरह तो कुछ है नहीं। तो जो मान है इसका परिमाणी है, तो अगर माइनस का आवेश है तो माइनस वाला आपको साथ में ले लेना है, क्योंकि जब दिशा की बात होती है तो माइनस आ जाता है दिशा की वजह से, पर यहाँ दिशा का कोई चक्कर है नहीं। तो अब आप लोग क्या करोगे, माइनस क्यू, ये जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण क्या लिखोगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। और ध्यान रखना माइनस का है तो माइनस का आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि विभव जो है वो एक अदिश राशि है, ठीक है। तो प्लस का है तो प्लस का ले लेना और माइनस का है तो माइनस का भी साथ में लेना। तो V2 किसके इक्वल, माइनस के KQ अपॉन R2 के। तो अब कुल आवेश बिंदु P पर, कुल आवेश देखिए कितना आएगा, ये आएगा V इक्वल V1 प्लस V2, यानी ये अपना आएगा V इक्वल, मान रखो KQ अपॉन R1
और माइनस के क्यू अपॉन आर टू। तो मान क्या आया, के क्यू अपॉन आर वन, के क्यू अपॉन आर वन और माइनस का के क्यू अपॉन आर टू। अब आपको क्या करना है, के क्यू जो है इसे कॉमन लेना है और आपके पास में बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और v इक्वल क्या बना, ये बना के क्यू, एलसीएम लो r1 और r2, ये क्या आएगा r2 माइनस का r1 आएगा और इसे समीकरण नंबर 1 लगा देता हूँ मैं, ठीक है। आपको लगातार समीकरण लगाते जाना है, इसे 1 लगाना, इसे 2 लगाना, इसे 3 लगाना और फिर लिखना समीकरण 1 व 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर ये आएगा और इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा v इक्वल के क्यू r2 माइनस r1/r1 r2। देखो अपना टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता, पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ r1 और r2 आ रहे हैं, परंतु ऐसा तो अपने क्वेश्चन में आपको मिलेगा नहीं। आपको मिलेगा कि r थीटा पोजीशन पर आपको क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है, यानी आपको r दूरी लेनी है, न कि r1 और r2। r जो दूरी है ये यहाँ दी गई है, पर r1 और r2 दूरियाँ कौन सी है, r1 और r2 दूरियाँ वो है जो हम लोगों ने अपनी तरफ से मानी है, ठीक है। अब अपनी तरफ से तो अपने कुछ लिख नहीं सकते, इसलिए आपको इन r1 r2 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। या तो इन्हें हटा दो या इन्हें इस प्रकार से बदल दो कि जो मान आपको दिए गए हैं ये उन मान में बदल जाए, यानी r1 r2 को आपको किसके रूप में लिखना पड़ेगा, r के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में या तो r आ सकता है या थीटा आ सकता है। ये जो दूरियाँ हैं r1 r2 ये नहीं आनी चाहिए, ये हम लोगों ने मानी है, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब आप लोग पॉइंट P को केंद्र मानते हुए, पॉइंट P को केंद्र मानते हुए, जैसे आपके पास में प्रकार है, आप लोग यहाँ प्रकार रखो और यहाँ तक लेकर के आओ, पॉइंट B तक लेकर के आओ। और अब क्या करो, एक चाप काटो, वो चाप B से होता हुआ क्या होगा, इस पर कटेगा, यानी यहाँ से आपको क्या करना है, एक लंब डाल देना है। ये लंब, या आप ये बोल सकते हो, ये दूरी नाप लो P और B, जितनी ये दूरी है उतनी दूरी पर P से यहाँ पर क्या करोगे, एक लंब खींच दोगे, ठीक है। इससे क्या करोगे, इस पर लंब खींचोगे इस प्रकार से, परंतु ये लंब कितनी दूरी पर होना चाहिए, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा इसे रखते हुए आप लोग क्या करोगे, लंब खींच दोगे। तो ये 90 डिग्री का यहाँ पर बन जाएगा। ये देखो ये 2a, तो ये a और a में डिवाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये a और a में डिवाइड हो जाएगा। और वो भी बता देता हूँ कि अगर ये दूरी d ली हुई होती तो ये d/2 और d/2 में डिवाइड हो जाता, ठीक है। परंतु अभी 2a लेकर के चल रहा हूँ मैं, तो ये किस में बन गया, ये a और a में बन गया है, और ये क्या लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आप लोगों ने यहाँ से लंब खींच दिया, अब आपको एक लंब और खींचना पड़ेगा। आप लोग क्या करोगे, P से A तक प्रकार को खोलो और इस साइड एक लंब खींचो, यानी एक चाप काटोगे आप इस साइड, परंतु इस साइड तो चाप कट नहीं सकता, इसलिए आप क्या करोगे, इस लाइन को आगे बढ़ाओगे और अब यहाँ से क्या करोगे, एक लंब खींच दोगे इस पर। ये खींच दिया, ये कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। इसे M लिख देता हूँ मैं और इसे मान लेता हूँ ये क्या है, n। तो ये m और ये क्या आ गया आपके पास में, n आ गया। जिस प्रकार से आप लोगों ने इस दूरी को ज्ञात किया है उसी प्रकार से आप लोग इस दूरी को भी क्या कर लोगे, ज्ञात कर लोगे। दूसरा ध्यान रखना, ये दूरी a आपको पता लग ही गया है, ये दूरी जो है वो कितनी है, a है, क्योंकि ये इसका बीच का पॉइंट है, तो ये a और ये भी a है। ये देखो ये कोण थीटा है, तो ये इसके सामने का कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ जो खाली जगह पड़ी है यहाँ लिख देता हूँ, ये दूरी कितनी है, a है, ठीक है। तो देखिए ये दूरी a, ये दूरी a, ये टोटल दूरी कितनी है, 2a। आपने इसे आगे बढ़ाया और यहाँ से लंब खींचा, आपने यहाँ से इस पर भी क्या किया, एक लंब खींच दिया है। अब देखो, अब आप लोगों को r1 और r2 के मान जो है वो रखने होंगे। तो सबसे पहले मैं यही लिख देता हूँ, चलो देखो r1 दूरी की बात कर लेता हूँ, r1 दूरी की। तो r1 दूरी आप लोग देख सकते हो, r1 दूरी कौन सी है, ये दूरी है। अब इसे बदलो इस r के रूप में, तो r के रूप में बदलोगे तो ये टोटल दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी आपके पास में है OP। टोटल दूरी कितनी है आपके पास में, OP है। OP कितनी है आपके पास में, स्मॉल r है। OP में से अगर आप लोग क्या कर देते हो, OM को घटा देते हो, OP दूरी में से OM को घटा दो, यानी इस पूरे में से आप लोग अगर इसे घटा दो तो पीछे ये दूरी किसके बराबर बचती है, R1 के बराबर बचती है। यानी R1 जो है किसके इक्वल है, R1 जो है आपका OP, O से P, O से P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, माइनस का OM, ये जो दूरी है OM है, ठीक है। इसे देखना, वैसे तो आप लोग इसे पूरा सोल्व कर सकते हो, पर मैं आपको सीधा बताता हूँ। ये यहाँ पर ये तो कर्ण है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है सामने, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है और ये इसका क्या है, आधार है, ठीक है। आधार का सूत्र आप लोग क्या लिखते हो, आधार बराबर लिखते हो कर्ण कोस थीटा। आधार इक्वल क्या लिखते हो, कर्ण कोस थीटा। कर्ण कितना है, a है, और साथ में क्या आ जाएगा, कोस
थीटा। किसका मान ज्ञात किया आपने? आधार का ज्ञात किया। ओ एम इस त्रिभुज का क्या है? आधार है। और आधार किसके इक्वल होता है? कर्ण कोस थीटा के इक्वल होता है। तो कर्ण कितना है इसका? ए और कोस थीटा। तो R1 का मान यहाँ पर कितना आ गया? R1 का मान आ गया R माइनस ए कोस थीटा। इसी तरीके से आपको किसका मान ज्ञात करना है? R2 का मान ज्ञात करना है। R2 कौन सी दूरी है? ये कंप्लीट दूरी R2 है। तो आप लोग क्या करोगे? OP को लो, OP को लिया आपने, O से P तक की, और उसमें क्या कर दिया आपने? ON को जोड़ दिया। OP में आपने ON को जोड़ दिया, यानी ये कंप्लीट दूरी इसके बराबर है। ये देखना आप लोग R2 इक्वल यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक आपको। OP दूरी जो है, OP दूरी कितनी है? R और प्लस ON, ये ON है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो भुजा है आपकी, ये क्या है? कर्ण है, और ये क्या है? इसका आधार है। देखना फिर से, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो भुजा आपको सामने दिख रही है, ये इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और ये क्या है? इसका आधार है। आपको आधार का मान ज्ञात करना है, और आधार किसके बराबर होता है? कर्ण कोस थीटा के। कर्ण ए, तो ये क्या आएगा? R प्लस ए कोस थीटा, कोस थीटा। और ये आ जाती है आपकी समीकरण 3। देखना, एक तो आपके पास में आ जाती है दूरी R1, एक दूरी आ जाती है R2। सीधा सीधा अगर ज्ञात करो R1 तो कितना आएगा? R1 जो है इस कंप्लीट R में से इसे घटा दो, ये कितनी है? A कोस थीटा है, तो R माइनस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा। आपको ये टोटल दूरी ज्ञात करनी है, ये किसके बराबर है? R प्लस ए कोस थीटा की, तो R प्लस ए कोस थीटा। ये दोनों मान आप लोग R1 R2 की जगह क्या कर दोगे? रख दोगे। तो ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा, थोड़ा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, इसे यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये बनेगा V इक्वल के क्यू। R2 का मान कितना है? R2 का मान ये रखो, R प्लस ए कोस थीटा, और माइनस का आएगा R1। तो यहाँ प्लस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। पर यहाँ क्या है? माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए कोस थीटा। ये देख सकते हो यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये माइनस का और ये प्लस का। अपोन में क्या आएगा? अपोन में आएगा दोनों का मल्टीप्लाई। किसका? इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखिए क्या आएगा? इनका मल्टीप्लाई आएगा R माइनस ए कोस थीटा और R प्लस ए कोस थीटा। यानी आप लोग इसे क्या लिख सकते हो? आप लोग इसे लिख सकते हो V इक्वल के क्यू, R से R कैंसिल, और इन्हें लिख दो 2a कोस थीटा, और ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बनेगा R स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास में V का फॉर्मूला क्या बना है? V का फॉर्मूला बना है के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपने जो ये दूरी लिखी है R, ये R इस a की तुलना में क्या है? काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि R जो है वो क्या है? a की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि R ये दूरी है और ये a जो है ये दूरी है। देखो टोटल जो दूरी है द्विध्रुव के मध्य वो 2a है, इसमें से भी आधी दूरी कौन सी है? a। तो ये दूरी R की तुलना में क्या है? काफ़ी छोटी है। इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हो, ठीक है। यानी ये बात आपको यहाँ लिखनी है। इसके नीचे आप लोग क्या लिखोगे कि a जो है वो R की तुलना में काफ़ी छोटी है, यानी a जो है R की तुलना में काफ़ी छोटी है, या R जो है a की तुलना में काफ़ी बड़ा है, इसलिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को R स्क्वायर की तुलना में क्या मान सकते हो? नगण्य मान सकते हो। जिससे आपके पास में देखिए क्या आएगा? आपके पास में आएगा V इक्वल ये बना के क्यू 2a। क्या बना? के क्यू 2a। तो इसे मैं लिख देता हूँ के क्यू 2a, एक साथ लिखता हूँ इसे, साथ में कोस थीटा, और भाग में क्या लिखा जाएगा? R स्क्वायर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? R स्क्वायर लिखा जाएगा, यहाँ पर जो लिखा है मैंने। अब देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, ये बता करके गया था मैं आपको कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर सूत्र लिखा जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण। दोनों आवेश समान होते हैं तो आवेश का परिमाण जब आप लोग लेते हो तो Q आएगा, और उन दोनों के मध्य दूरी, जितनी दूरी आप लोगों ने ले रखी है वो दूरी जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने D ले रखी है तो D से कर दो, अगर 2a ले रखी है तो 2a से कर दो। यानी Q को आपको 2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
Q को 2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा V इक्वल KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। आगे फिर से लिख दो, मैं अभी तो आपको रिपीट करवाने के लिए छोड़ रखा है इन सबको। तो V इक्वल KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखिए फिर से सब कुछ आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक द्विविध रो लेना है, ठीक है। आपको एक द्विविध रो लेना है, जैसे ये मैंने द्विविध रो लिया -Q + Q, A और B ये क्या है, एक द्विविध रो है। इससे R थीटा पोजीशन पर एक पॉइंट P लेना है, जिस पर आपको क्या करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले +Q आवेश के कारण विभव कितना आएगा, KQ अपॉन R सूत्र होता है, तो KQ अपॉन R1 माइनस की वजह से KQ अपॉन R2 माइनस का, दोनों को जोड़ लिया, KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, ठीक है। फिर आपने KQ को कॉमन ले लिया, 1/R1 माइनस 1/R2 कर दिया। फिर आपने यहाँ क्या किया है, KQ और R1 R2 एलसीएम, तो R2 माइनस R1 कर दिया, ठीक है। ये आपके पास में कोई एक समीकरण बन गई। अब देखो समीकरण के अंदर दिक्कत क्या है, R1 R2 आ रहे हैं जो हम लोगों ने माना है, तो इसको हटाने के लिए अपने ये दोनों समीकरण लिखिए। ये कैसे लिखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है और ये भी क्या है, कर्ण है। इसका ये आधार है और इसका ये आधार है, ठीक है। आधार बराबर कर्ण कोस थीटा सूत्र लगा देना है, तो ये दोनों मान आपको मिल जाएंगे। इन दोनों मानों को आप लोगों ने यहाँ रख दिया और इसके अंदर भी आपने क्या कर लिया, ये जो टर्म है इसे नगण्य मान ली, ये मैंने यहाँ लिख दी है, इसको नगण्य मान लिया और नगण्य मान लिया, तो ये बन गया KQ2a कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। Q2a को P लिख दिया, तो ये बन गया KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो विभव का मान कितना आया, KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये आपके पास में क्या आ चुका है, विभव का सूत्र आ चुका है। अन्य रूप में आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हो, देखो सदिश रूप तो वैसे इसका कोई होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि विभव क्या है, एक अदिश राशि है। पर लिख सकते हो आप लोग कैसे, जैसे अगर मैं ऊपर और नीचे R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ R आ जाएगा और यहाँ R की क्यूब आ जाएगी और ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा। और इसे लिख सकते हो V इक्वल के P वेक्टर डॉट R वेक्टर और R क्यूब, ठीक है। ये सदिश राशियों के गुणनफल के रूप में V का मान आ जाता है, P वेक्टर डॉट R वेक्टर, ठीक है। अदिश गुणनफल है, इससे जो रिजल्ट आएगा वो अदिश राशि आपको प्राप्त होगी। तो V इक्वल के P वेक्टर डॉट R वेक्टर और R क्यूब। ध्यान ये रख लेना, आर के वगैरह साथ में मत लिख देना, क्योंकि V जो है वो किस प्रकार की राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, V इक्वल के P वेक्टर डॉट R वेक्टर और R क्यूब, ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। अपने इस फॉर्मूले की बात करनी है, V इक्वल KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर की। देखो क्या बात करनी है, अगर इसे मैं समीकरण, सामने कोई समीकरण नहीं है तो एक मान रहा हूँ मैं इसे, वैसे तो कोई 7वीं 8वीं समीकरण होगी शायद ये। तो अपने क्या कर रहे हैं, थीटा का मान अगर हो 0 डिग्री, यदि थीटा कितना हो 0 डिग्री, तो थीटा 0 होने पर कोस 0 कितना बनता है, 1 बनता है, ठीक है। अगर थीटा इक्वल 0 डिग्री हो तो कोस 0 का मान हमेशा कितना बनेगा, 1 बनेगा। अगर कोस 0 का मान 1 आ जाता है तो उसे यहाँ रख सकते हो, तो V इक्वल क्या बनेगा, KP अपॉन R स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह 1 आ गया, तो V इक्वल KP अपॉन R स्क्वायर। ये V का जो है वो अधिकतम मान है, ठीक है। दूसरा, थीटा का मान आप लोग 90 रख सकते हो, तो ये बनता है कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, और 0 होने का मतलब V का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अक्ष की तो बात की जाए, ये अक्ष है, अगर अक्ष की तो बात की जाए, अगर ये पॉइंट P इस साइड तो होता तो मान ये आ जाता, परंतु अगर ये निरक्ष पर होता, यानी ये अगर इस पोजीशन पर होता 90 डिग्री कोण बनाते हुए, तो V का मान क्या आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है। तीसरी अगर कंडीशन की बात करें तो थीटा इक्वल 180 डिग्री आप लोग ले सकते हो, तो कोस क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, और इसका मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। कोस 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1, तो फिर ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है V इक्वल माइनस का KP अपॉन R स्क्वायर।
V इक्वल माइनस का KP अपॉन R स्क्वायर आ जाता। ठीक है, ध्यान रख लेना, द्विध्रुव के लिए आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्ञात किया है, वो फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला क्या है, अलग है। ठीक है, तो V इक्वल माइनस का KP अपॉन R स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये विभव का मान है किसका, ये जो मान है ये प्लस का है और ये मान किसके अंदर है, माइनस के अंदर है। यानी द्विध्रुव को आप लोग क्या कर दो, ये जैसे ए से बी की ओर रखा हुआ है, इसे आप लोग क्या कर दो, बी से ए की ओर अगर रख देते हो तो मान क्या जाता है, वी इक्वल माइनस KP अपॉन R स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक टोटल टॉपिक था जिसके अंदर अपने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान जो है वो ज्ञात किया है। ठीक है, देखिए ये टॉपिक जब भी एग्जाम में आता है तो 3 से 4 नंबर का ये आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो ये साथ में आप लोगों से पूछ लेगा और साथ में क्या करवा लेगा आप लोगों से, या तो विद्युत विभव का मान ज्ञात करवा लेगा या फिर आपको बोल देगा कि आप लोग क्या कर दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर दो। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है इसके अंदर आप लोगों से विभव पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों ने शुरुआत के जो चैप्टर में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, तीव्रता आप लोगों से पूछी जा सकती है, या विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखो अपने नया टॉपिक शुरू करते हैं, समविभव पृष्ठ। अपना नया टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि समविभव पृष्ठ जो है वो कौन से पृष्ठ होते हैं। तो समविभव पृष्ठ जैसे नाम से पता लग रहा है, समविभव यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। या वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में कुछ एक पॉइंट है, जैसे आप लोगों को दिया जा सकता है एक बिंदुवत आवेश दिया जा सकता है, एक बिंदुवत गोलाकार आवेश दिया जा सकता है और बोला जा सकता है कि इस बिंदुवत गोलाकार आवेश की वजह से क्या कीजिए, समविभव पृष्ठ को बनाइए। तो इसकी वजह से जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्मॉल r त्रिज्या ले लीजिए और क्या कर दोगे, स्मॉल r त्रिज्या को, इस आवेश को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त खींच दोगे। वो जो वृत्त आएगा वो वृत्त क्या होगा, उस आवेश Q के लिए समविभव पृष्ठ होगा। तो सामने ये जो आपको वर्ताकार आकृति दिखाई दे रही है, ये एक बिंदुवत आवेश या गोलाकार आवेश की वजह से क्या है, समविभव पृष्ठ है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की अगर बात की जाए तो ये मैंने आपको बताई है कि धनावेश की वजह से हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो क्या होती है, बाहर की ओर होती है। ध्यान रखना, विभव अदिश राशि है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने बना रखे हैं तीर के निशान, ये विभव के लिए नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। समविभव पृष्ठ तो ये जो वृत्त बना हुआ है, ये गोलाकार आप लोगों ने जो वृत्त बना रखा है, ये गोलाकार वृत्त क्या है, समविभव पृष्ठ है। किसके लिए, बिंदुवत आवेश की वजह से या किसी गोलाकार बिंदुवत आवेश की वजह से। ठीक है, ये गोलाकार बिंदुवत आवेश की वजह से क्या है, समविभव पृष्ठ है। एक आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण, जैसे ये रेखीय आवेश आपके पास में, इस रेखीय आवेश के कारण आप लोगों से पूछा जा सकता है कि समविभव पृष्ठ को बनाइए। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप लोग एक बेलनाकार पृष्ठ बना दोगे। इसके लिए क्या कर दिया आप लोगों ने, एक बेलनाकार पृष्ठ बना दिया। ये बेलनाकार पृष्ठ जो है वो क्या है, इसके लिए समविभव पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये एक रेखीय आवेश है। ठीक है, और इस रेखीय आवेश की वजह से अगर आप लोगों से पूछे कि इस रेखीय आवेश की वजह से समविभव पृष्ठ किस प्रकार का बनेगा, तो इसके लिए एक बेलनाकार पृष्ठ जो है वो क्या बनेगा, एक समविभव पृष्ठ बनेगा। ठीक है, तो रेखीय आवेश की वजह से अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये जो बेलनाकार पृष्ठ है ये क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ध्यान रखना, ये बेलनाकार पृष्ठ जो है ये समविभव पृष्ठ होगा। अगर इसमें इस तरीके से लाइनें खींच दी जाए तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगी। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। ये रेखीय आवेश के कारण है, एग्जाम में समविभव पृष्ठ बनाने दिए जाते हैं आपको। एक आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो समांतर प्लेटें होती है, यानी आपके पास में जो
समांतर प्लेट है, इन समांतर प्लेटों की वजह से समविभव पृष्ठ जो है वो किस प्रकार का आएगा, यानी समान रूप से आवेशित जो है अगर प्लेटें हो आपके पास में, जैसे इस प्रकार की एक प्लेट है और इसके सामने एक प्लेट और रख दें और इनकी वजह से आपको बोल दें कि समविभव पृष्ठ बनाइए, तो इनकी वजह से जो समविभव पृष्ठ बनेगा ये इन दोनों के मध्य एक समांतर चालक प्लेट, जैसे ये दो चालक प्लेट है, इन दो चालक समांतर प्लेटों के कारण समविभव पृष्ठ की बात की जाए तो इनके मध्य इनके समान आकार का एक पृष्ठ होगा, वो पृष्ठ ही क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, इन चालक प्लेटों के समान जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा, यहाँ पर समविभव पृष्ठ होगा। तो इन दोनों के मध्य ये जो पृष्ठ है ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। ये विद्युत क्षेत्र है इनके मध्य, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हो आप लोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की दिशा ही है। ठीक है, इस दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की दिशा है। तो ये समविभव पृष्ठ आ गया, दो समांतर चालक प्लेटों के कारण समविभव पृष्ठ। और देखते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए कि आवेशों के युग्म के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, आवेशों का युग्म दे दिया जाए और इस युग्म की वजह से आपको क्या कर ले, समविभव पृष्ठ पूछ ले कि आवेशों का युग्म है, इस युग्म की वजह से समविभव पृष्ठ बनाइए, तो कैसे बनेंगे। जैसे आवेशों का युग्म एक तो समान हो सकता है, एक असमान हो सकता है। पहले असमान की बात कर लेते हैं, जैसे एक प्लस आवेश हो और एक क्या हो, माइनस आवेश हो। तो इसकी वजह से जो समविभव पृष्ठ आएगा कुछ इस प्रकार का आएगा। ये थोड़ा ये गोलाकार पृष्ठ बनाने हैं आपको, ऐसे ये क्या आ गया, इसके लिए समविभव पृष्ठ आ गया। ये इनके लिए क्या आ जाता है, समविभव पृष्ठ आ जाता है। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट करके हम लोगों ने बना रखा है ये क्या है, इनके लिए समविभव पृष्ठ है। अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएगी, धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर जाकर के क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, ये भी आप लोग इसमें चाहो तो बना सकते हो। ऋणावेश में प्रवेश करवा देना और धनावेश से क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। धनावेश से बाहर निकल गई और ऋणावेश में क्या कर गई, प्रवेश कर गई। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये आवेशों के विपरीत युग्म के लिए, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इस प्रकार के समविभव पृष्ठ जो वो प्राप्त हो जाएंगे। जो डॉट डॉट करके गोलाकार वृत्त बनाए ये समविभव पृष्ठ है इसके लिए। ठीक है, और अगर समान युग्म होता, जैसे एक प्लस का है और दूसरा भी किसका होता, प्लस का होता, तो इस प्रकार का वर्त बना करके छोड़ देते। वर्ताकार पृष्ठ बना देते और फिर छोड़ देते इन्हें। बस जो कॉमन पृष्ठ आया था अब वो नहीं आएगा यहाँ। तो इस प्रकार से वर्ताकार समविभव पृष्ठ आ जाएगा। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको पता है कि काटेगी नहीं, बस इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ जाएगी। धनावेश से हमेशा बाहर की ओर निकलती है और अगर दोनों ऋणावेश के होते तो ये क्षेत्र रेखाएं क्या करती, फिर अंदर की ओर प्रवेश करती। तो ये अपने पास में क्या है, समविभव पृष्ठ है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने जो शुरुआत में दो देखे हैं, एक तो गोलाकार आवेश के कारण और एक आप लोगों ने जो पढ़ा है समांतर आवेश के कारण, वो दोनों समविभव पृष्ठ जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो आप लोगों ने देखना गोलाकार जो आप लोगों ने पढ़ा है और एक आप लोगों ने जो रेखीय आवेश के कारण पढ़ा है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपकी बुक में दिए। तो गोलाकार के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, गोलाकार बिंदुवत आवेश है, उसके लिए तो आपको क्या करना है, एक स्मॉल r त्रिज्या का वर्त खींच देना है और वो वर्त ही क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। और ये उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो आ जाती है त्रिज्या दिशा में। और अगर रेखीय आवेश की बात की जाती तो इसके लिए बेलनाकार पृष्ठ आ जाता, ये क्या कर देते, बेलनाकार पृष्ठ बना देते। तो ये क्या आ जाता